क्या डर लग रहा है? कमरे का माहौल फिर से ठंडा होने लगा था। अवनी को महसूस हुआ कि आर्यन और उसके बीच का तनाव वैसा ही होता जा रहा है जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था। उस इंसान का खौफ एक बार फिर अवनी के रोम रोम में समाने लगा। शुक्र है कि तभी कदमों की आहट ने इस सन्नाटे को तोड़ा। विक्रम अपने साथ कुछ मालियों, फूल वालों और कारीगरों की टीम लेकर डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ और बोला, मालिक, बगीचे की मरम्मत का काम। वो विक्रम की बात बीच में ही रह गई। उसकी नजर आर्यन के बगल में बैठी उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो एक पल के लिए ठिठक गया और उसके पीछे खड़े मजदूर भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। विक्रम सिर्फ उसकी खूबसूरती देखकर हैरान नहीं था, बल्कि उसे पता था कि उसके मालिक को साफ सफाई, ओसीडी का जुनून है और उन्हें औरतों से चिढ़ है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही औरत थी जिसे आर्यन बर्दाश्त कर सकता था, और वो थी अवनी। तो फिर ये लड़की कौन है? अवनी ने विक्रम और कामगारों की तरफ देखा। उसने मजे से अपना नाश्ता चबाया और मासूमियत से बोली, ओह, आज मैं अपना मेकअप करना भूल गई। क्या आप सब मुझे देखकर डर गए? अवनी। वो जानी पहचानी आवाज सुनते ही विक्रम समेत सबके होश उड़ गए। वो बदसूरत लड़की हुलिये में तो डरावनी थी, पर उसकी आवाज किसी सुरीली वीणा जैसी मधुर और साफ थी। लेकिन अवनी की यही सुरीली आवाज सुनकर उन सबको घबराहट होने लगती थी, क्योंकि जब से ये लड़की इस जिमखाना महल में आई थी, इन सबको बहुत जलील होना पड़ा था। मालिक के बगल में बैठी ये लड़की जो पानी से निकले कमल के फूल जैसी कोमल और सुंदर दिख रही है, क्या सच में वही अवनी है? सबका रिएक्शन देखकर अवनी ने गंभीरता से सोचा, शायद मैं पहले से बेहतर दिख रही हूं, है ना? मुझे याद है, पिछली बार जब मैंने अपने बाल हरे रंग के रंगे थे, तब आप सब बहुत हैरान हुए थे। क्या कल मैं फिर से वैसा ही कर लूं? वो हैरान नहीं थे, वो पूरी तरह से दहशत में थे। विक्रम आखिरकार होश में आया और जोर जोर से सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं मैडम, आप अभी जैसी दिख रही हैं वैसी ही बहुत अच्छी लग रही हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना मेकअप के अवनी ऐसी दिखती होगी। तो इसका मतलब अवनी को रंगों की समझ की कमी नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग ही थोड़ा हिला हुआ था। मालिक की नजरें भी कमाल की हैं। मेकअप की उस मोटी दीवार के पीछे से उन्होंने अवनी का असली चेहरा कैसे देख लिया होगा? तारांकन, अगर अवनी को पता चलता कि विक्रम क्या सोच रहा है, तो वो उसे जरूर बताती कि उसके मालिक को उस मेकअप की दीवार से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उन्हें तो वो दीवार ही पसंद थी। क्या आप सब बगीचे की मरम्मत के बारे में बात करने आए हैं? अवनी ने पूछा। विक्रम ने सिर हिलाया, जी हां। अवनी ने आगे बढ़कर पूछा, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकती हूं? चूंकि मुझे कुछ समय यहीं रहना है, तो क्यों ना मैं इसे अपनी पसंद के हिसाब से आरामदायक बना लूं? मुझे कॉलेज जाने की इजाजत नहीं मिली, पर इतना तो कर ही सकती हूं, है ना? उसे याद था कि भागने की बात छोड़ दी जाए तो आर्यन उसकी हर छोटी बड़ी बात मान लेता था। लेकिन अवनी की बात सुनते ही विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसकी जान मांग ली हो। उसने तुरंत मदद के लिए आर्यन की तरफ देखा। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज इसे बगीचा दोबारा बर्बाद मत करने देना। आर्यन ने अवनी की तरफ देखा और सिर्फ 3 शब्द कहे, तुम्हारी जो मर्जी। विक्रम, ठीक है, मुझे पता था यही होने वाला है। विक्रम ने अपनी किस्मत मान ली और दुखी मन से पूछा, मैडम, आपकी क्या इच्छा है? अवनी ने सोच समझकर कहा, मुझे ये गुलाब और लैवेंडर के फूल पसंद नहीं हैं। क्या आप उस पूरे हिस्से में सूरजमुखी सनफ्लावर्स लगा सकते हैं? विक्रम एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने सहज भाव से पूछा, मैडम, क्या आपको सूरजमुखी पसंद है? उन फूलों को जला दो या सब उखाड़ फेंको जैसे पुराने सुझावों के मुकाबले अवनी की ये मांग बहुत ही सामान्य थी। अवनी ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, पसंद तो ठीक ठाक ही है। विक्रम को समझ नहीं आया, तो फिर क्यों? अवनी की आंखें चमक उठीं, ताकि भविष्य में जब ये बड़े हो जाएं तो हम इनके बीज भूनकर खा सकें। विक्रम, आर्यन, अवनी ने दूर कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, और वो जो तालाब है उसमें वो महंगी और कमजोर मछलियां मत रखना। वो बहुत जल्दी मर जाती हैं और उन्हें खाया भी नहीं जा सकता। उसमें कुछ अच्छी बड़ी खाने वाली मछलियां और झींगे डाल दो, और हां, उस फूलों वाली बेल की जगह अंगूर की बेल लगा दो, और हो सके तो कुछ शकरकंद भी उगा लेना। अध्याय 12। क्या तुम भूखी हो? और हां, पूर्व की तरफ का जो लॉन वैसे भी जल चुका है, क्यों ना हम उसे जोतकर वहां गोभी उगा लें? सुना है वहां की मिट्टी काफी उपजाऊ है। गोभी? विक्रम तो जैसे गूंगा ही हो गया, और आर्यन के चेहरे के हाव भाव पढ़ना भी नामुमकिन था। अवनी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? आर्यन ने अपने सफेद चीनी मिट्टी के मग को मेज पर धीरे से थपथपाया और नजरें ऊपर उठाकर उसे देखा। क्या मैं यहां तुम्हें भूखा मार रहा हूं? अवनी को जैसे फंदा लग गया।
नहीं, ऐसा तो नहीं है। बचपन से ही अवनी को कभी कपड़ों या खाने की कमी नहीं हुई थी, और आर्यन के यहां तो ऐशो आराम की कोई सीमा ही नहीं थी। इस महल के शेफ रोजाना नए नए और लजीज पकवान सिर्फ इसलिए बनाते थे ताकि अवनी थोड़ा ज्यादा खा सके। अगर वो आर्यन द्वारा तय किए गए बेंचमार्क से कम खाती तो उन बेचारे शेफों की नौकरी चली जाती थी। पर अवनी को खुद समझ नहीं आता था कि उसे क्या बीमारी है। उसकी आदत किसी गिलहरी जैसी थी जिसे खाना जमा करके रखने में सुकून मिलता था। उसके आसपास जितना ज्यादा खाना होता वो खुद को उतना ही सुरक्षित महसूस करती थी। अपनी पिछली जिंदगी में आर्यन की लगातार निगरानी की वजह से वो हमेशा उदास रहती थी और धीरे धीरे उसकी भूख मर गई थी। पर अब जब दोबारा जीने का इतना सुनहरा मौका मिला था तो खुद को सजाने संवारने के अलावा वो जमकर खाना भी चाहती थी, वरना इस दूसरे मौके का फायदा ही क्या। काफी देर की खामोशी के बाद आर्यन ने विक्रम की तरफ देखा और कहा, जैसा ये कह रही है वैसे ही बदलाव कर दो। विक्रम ने फीके चेहरे के साथ जवाब दिया, जी मालिक। उसे लगा कि वह कितना सीधा है जो ये सोच बैठा था कि ये लड़की सच में बदल गई है। इतने आलीशान और शाही जिमखाना महल को ये लड़की एक सब्जी की बाड़ी फार्म में बदलना चाहती है, ये तो सरासर पागलपन है। आर्यन के राजी होते ही अवनी खुशी के मारे उछल पड़ी। उसने चहकते हुए कहा, बहुत अच्छे। इस तरह जब पतझड़ ऑटम आएगा तब हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा। जब पतझड़ आएगा, इन 3 शब्दों को सुनते ही आर्यन के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में भी एक चमक आई। पुरानी अवनी तो हमेशा उससे दूर भागने के सपने देखती थी, उसने कब से भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पूरा दिन अवनी ने विक्रम के साथ मिलकर इस बात पर चर्चा की कि किस हिस्से में कौन सी फसल उगाई जाएगी और नौकरों को काम बांट दिए। शाम होते होते जिमखाना महल का वो हिस्सा जिसे अवनी ने पहले बर्बाद कर दिया था बिल्कुल नया दिखने लगा था। पूर्व में गोभी, पश्चिम में सूरजमुखी, दीवारों पर नई बनी अंगूर की बेलों के स्टैंड और उन बेशकीमती विदेशी पौधों की जगह फल और सब्जियां। तालाब का पानी बदल दिया गया था और अब उसमें महंगी मछलियों की जगह ताजी खाने वाली मछलियां और झींगे मजे से तैर रहे थे। पुराने महल का हर पौधा इतना दुर्लभ और कीमती था कि कामगारों को कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता था, कहीं गलती से लाखों का कोई पौधा न मर जाए। अब भले ही ये एक सब्जी का खेत बन गया था, फिर भी किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। शायद उस दिन अवनी ने बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत की थी, इसलिए रात के खाने में उसकी भूख वापस लौट आई और उसने जी भरकर खाना खाया। पेट भरने और खुद को एनर्जी से सराबोर करने के बाद उसने आज दिन भर जो हुआ उस पर गौर किया। सिर्फ कॉलेज जाने का ही मसला नहीं था, बल्कि आर्यन के साथ उसके जो उलझे हुए रिश्ते थे उन्हें भी सुलझाना बहुत जरूरी था। बदलाव लाने के लिए उसे आर्यन से बात करनी ही होगी। आर्यन का कमरा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, वही कमरा जिसके पास जाने से पहले वो हमेशा डरती थी। ठक ठक ठक। अवनी घबराई हुई दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और उसकी आंखों के सामने आर्यन की वही गहरी और बर्फीली आंखें थीं। सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है? ऐसा लग रहा था जैसे उसे अवनी के आने का पहले से अंदाजा था। बिना किसी हैरानी के वो पीछे मुड़ा और खामोशी से कमरे के अंदर चला गया, जो इस बात का इशारा था कि अवनी अंदर आ सकती है। अवनी जल्दी से उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। आज रात चाहे जो हो जाए मुझे ये मामला सुलझाना ही होगा। अध्याय 13। क्या सच में तुम्हें मीठा पसंद नहीं? ये पहली बार था जब अवनी ने आर्यन के बेडरूम में कदम रखा था। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, उसे एक भारी और दम घुटने वाला दबाव महसूस हुआ। कमरे का रंग रूप बहुत ही उदास और गहरा था। उसकी नजरों के सामने एक बहुत ही महंगा म्यूजिक सिस्टम लगा था, जिस पर कोई धीमा और सुकून देने वाला संगीत बज रहा था। खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह गिरे हुए थे, जिससे पूरा कमरा दुनिया से कटा हुआ महसूस हो रहा था। कमरे में शराब का बहुत बड़ा स्टॉक था। एक विशाल कैबिनेट में दुनिया भर की महंगी और कड़क शराब करीने से सजी हुई थी। कमरे में आर्यन के अलावा एक और शख्स मौजूद था। वो आर्यन का हिप्नोटिस्ट, सम्मोहन विशेषज्ञ था। उसे देखकर लग रहा था कि आर्यन सोने की तैयारी कर रहा था। सोने के लिए भी इतना तामझाम। शायद कल रात वो इसलिए इतनी चैन से सो पाया था क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से जागा हुआ था और उसका शरीर जवाब दे गया था। जैसे ही अवनी अंदर आई, हिप्नोटिस्ट वहां से चला गया। सिर के ऊपर जल रही लाइट की मध्यम रोशनी में आर्यन टहलते हुए बार काउंटर तक गया, वहां बैठा और खुद के लिए रेड वाइन का एक गिलास भरा। बोलो। अवनी ने पहले से ही मन में एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, इसलिए उसने बिना झिझके सीधे मुद्दे की बात की। मैं हमारे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूं। हमारा रिश्ता? आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस विषय में उसकी दिलचस्पी साफ झलक रही थी। अवनी ने सिर हिलाया और बड़े गंभीर स्वर में कहा, हां आर्यन,
तुम्हें हमारे वर्तमान रिश्ते के बारे में क्या लगता है? आर्यन, तुम मेरी हो। अवनी? अवनी को लगा कि ये बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने पहले एक बार पूछा था कि मैं ही क्यों, और उसने जवाब दिया था क्योंकि सिर्फ तुम ही हो सकती हो। उसकी कोई भी बात अवनी की समझ के बाहर थी। अवनी ने खुद को शांत किया और उसकी बात को अनसुना करते हुए आगे कहा, आर्यन, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो। तुम्हारी जो हैसियत है, तुम जो चाहो वो लड़की पा सकते हो। अगर तुम्हें मोटी या अजीब दिखने वाली लड़कियां पसंद हैं, तो भी हजारों लड़कियां ऐसी होंगी जो तुम्हारी पसंद के हिसाब से खुद को ढाल लेंगी। वजह जो भी रही हो, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन क्या हम अपने रिश्ते को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते? तुम हमेशा इस बात पर नाराज होते हो कि मैं भागने की कोशिश करती हूं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी इंसान हर वक्त की निगरानी, कंट्रोल और अपनी आजादी छिन जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझे जितना दबाने की कोशिश करोगे, मैं उतना ही दूर भागूंगी। जैसा कि कहावत है, जबरदस्ती तोड़ा गया फल कभी मीठा नहीं होता। मुझे यकीन है कि तुम ये बात समझते हो। आर्यन खामोशी से उसकी पूरी बात सुनता रहा। वो बड़े आलसी अंदाज में अपना सिर हाथ पर टिकाए बैठा था और दूसरे हाथ से वाइन ग्लास को घुमा रहा था। उसने जवाब दिया, किसने कहा कि मुझे मीठे फल पसंद हैं? अवनी, इस आदमी के साथ तर्क करना नामुमकिन है। अवनी समझ गई कि आर्यन क्या कहना चाहता था। जब तक वो उसकी संपत्ति थी, तब तक उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस संपत्ति की अपनी कोई इच्छा है या नहीं। जब बातचीत इस मोड़ पर पहुंच गई, तो आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। न जाने कितनी देर तक दोनों खामोश रहे, तभी अचानक अवनी खड़ी हुई और उसकी ओर बढ़ी। आर्यन ने एक शब्द भी नहीं कहा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस उसे अपने करीब आते देख रहा था। आखिरकार अवनी उस आदमी के ठीक सामने खड़ी थी। वो अचानक उसकी ओर झुकी और उसके कोमल होंठ आर्यन के ठंडे होंठों से जा मिले। क्या तुम्हें यकीन है? अवनी की मखमली और कोमल आवाज उसके होंठों से टकराई। उसने एक ऐसी मासूमियत के साथ पूछा जिसमें गजब की कशिश थी, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि तुम्हें मीठा पसंद नहीं है? अध्याय 14, आखिरी मौका। जैसे ही अवनी के कोमल होंठ आर्यन के होंठों से छुए, आर्यन की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गईं, जैसे वे अवनी की रूह को अपने अंदर खींच लेना चाहती हों। ये उसकी तरफ से पहला स्वैच्छिक कदम था। यह एहसास इतना मीठा था कि आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस इतना ही? आर्यन की आवाज थोड़ी भारी और डरावनी थी, जैसे वो इतने से संतुष्ट न हुआ हो। अवनी ने हल्का सा खांसते हुए कहा, ये तो बस एक ट्रेलर था। इससे ज्यादा मैं अभी नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह मीठा फल नहीं बनी हूं। आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अवनी तुरंत आर्यन की तपती नजरों से दूर एक सुरक्षित दूरी पर हट गई। अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, सच तो यह है कि मैं बस एक नॉर्मल लड़की की तरह रहना चाहती हूं और प्यार करना सीखना चाहती हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं फिर कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी। बदले में तुम्हें भी मुझे वो काम करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए जो मैं नहीं चाहती, और हमेशा ऐसे डरावने और गुस्से वाले मूड में नहीं रहना चाहिए, ठीक है? रही बात साहिल की, तो पहले मेरा दिमाग उस इंसान के जुनून में फंसा हुआ था, पर अब मैं सब समझ गई हूं। मुझे लगता है कि तुम्हारे रुतबे और साथ के साथ अगर हम एक नॉर्मल रिश्ता शुरू करें, तो वक्त के साथ मैं वाकई एक मीठा फल बन सकती हूं। अवनी तब तक बोलती रही जब तक उसका गला नहीं सूख गया। सच में, मीठे फल काफी लजीज होते हैं। तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। बिना चखे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें पसंद है या नहीं? वो बड़ी बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगी। आर्यन उस नन्हे पौधे को देखकर मुस्कुराया, जो खुद को साबित करने की इतनी कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से पूछा, और अगर ये फल कड़वा निकला तो? अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना पसीना पोंछा और कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं मेहनत करूंगी और बेहतर बनूंगी। मैं पक्का एक बेहतरीन इंसान बनकर दिखाऊंगी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। जब अवनी को लगा कि शायद वो हार गई है, तभी आर्यन ने अपना सिर झुकाया और कहा, ठीक है। अवनी एक पल के लिए सन्न रह गई, फिर खुशी के मारे उसके चेहरे पर चमक आ गई। तुम मान गए? तो क्या मुझे कॉलेज जाने की इजाजत है? क्या मैं दूसरे स्टूडेंट्स की तरह हॉस्टल में रह सकती हूं? क्या मैं वो सब कर सकती हूं जो मैं करना चाहती हूं? तो मैं अभी जाकर अपना सामान पैक करती हूं। मैं कल ही हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी, पर जब भी मुझे वक्त मिलेगा, मैं अपने इस सब्जी के बगीचे को देखने जरूर आऊंगी। अपनी बात पूरी करते ही वो खुशी से उछलती हुई वहां से भाग गई, कहीं ऐसा न हो कि आर्यन अपना इरादा बदल दे।
उसे इतनी उतावली में जाते देख आर्यन का चेहरा फिर से गंभीर हो गया, जैसे उसे अपने फैसले पर तुरंत पछतावा हो रहा हो। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने अपने होठों पर अवनी के उस कोमल किस के एहसास को छुआ, उसकी आंखों का अंधेरा छंट गया। अवनी, ये आखिरी बार है जब मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, और ये तुम्हारा आखिरी मौका भी है। अगर इस बार तुमने मुझे धोखा दिया तो। वापस कमरे में अवनी ने फुर्ती से अपनी किताबें और सामान पैक करना शुरू किया। ये सच में काम कर गया। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। तभी उसका फोन बजने लगा। ये शालिनी का फोन था। अवनी के चेहरे पर नफरत के भाव आए, पर उसने फोन उठाया। हेलो। फोन कनेक्ट होते ही शालिनी की बेचैन आवाज आई। अवनी, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूं, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? तुम ठीक तो हो? तुम साहिल के साथ भाग क्यों नहीं गई? तुम्हें पता है मैंने साहिल को मनाने के लिए कितनी मेहनत की थी? अवनी ने शांति से जवाब दिया। मैं फोन पर सब कुछ ठीक से नहीं समझा सकती। हम कल कॉलेज में बात करेंगे। क्या? मिस्टर आर्यन ने तुम्हें घर में कैद नहीं किया? वो तुम्हें कॉलेज जाने दे रहे हैं? शालिनी का लहजा बदल गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी को साहिल के साथ देख लेने के बाद आर्यन उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता है। या फिर क्या आर्यन अब उसे नापसंद करने लगा है, इसलिए वो उसे अब अपने महल में नहीं रखना चाहता? शालिनी के दिमाग में खुराफात चल रही थी। अवनी ने ज्यादा जानकारी न देते हुए बस इतना कहा, हां, मैं कल हॉस्टल शिफ्ट हो रही हूं। शालिनी ने फिर से उकसाने की कोशिश की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्यन ने तुम्हें साहिल के साथ देख लिया और गलतफहमी की वजह से तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं? अवनी मुस्कुराई और इत्मीनान से बोली, तुम्हें कैसे पता कि आर्यन ने मुझे और साहिल को साथ देखा था? वो तो उन दिनों घर पर थे ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता? मैं तो बस अंदाजा लगा रही थी। खैर, जब तुम कॉलेज आओगी तब विस्तार से बताना। अध्याय 15। उलझी हुई गुत्थी। जरूर, अवनी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। इस जिंदगी में वो शालिनी से अपना हर हिसाब बराबर करना चाहती थी, लेकिन उसे बहुत सावधानी से कदम उठाना था। उसका अपना भाई अभी भी शालिनी के मायाजाल में फंसा हुआ था। अगर उसने अभी शालिनी पर सीधा हमला किया तो इससे उसके और उसके भाई के रिश्ते और भी खराब हो सकते थे। इसलिए उसे सही मौके का इंतजार करना था। महल की सबसे ऊपरी मंजिल मास्टर बेडरूम में अवनी के जाने के बाद हिप्नोटिस्ट डॉक्टर मोक्ष कमरे में वापस आए और इलाज की तैयारी शुरू की। मालिक, क्या हम शुरू कर सकते हैं? आर्यन कुछ गहरे ख्यालों में खोया हुआ लग रहा था और उसने डॉक्टर मोक्ष की बात जैसे सुनी ही नहीं। उसने बस खामोशी से अपना हाथ ऊपर उठाया। डॉक्टर मोक्ष ने संगीत बजाया, एक खास तरह की अगरबत्ती जलाई और साइकोलॉजिकल सेशन शुरू किया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए। सम्मोहन हिप्नोसिस पूरी तरह फेल रहा। डॉक्टर मोक्ष, जिन्होंने दुनिया के सबसे पेचीदा केस सुलझाए थे और जिन्हें दुनिया के नंबर 1 मर्सनरी ग्रुप गॉड्स ऑफ डस्क ने अपना टॉप काउंसलर नियुक्त किया था, आज फिर अपनी काबिलियत पर शक करने लगे थे। जब भी वो आर्यन का इलाज करते थे, उन्हें खुद पर किसी अनाड़ी डॉक्टर जैसा एहसास होने लगता था। जब से आर्यन उस लड़की अवनी के साथ आया था, हर बार जब वो भागती या उसके खिलाफ जाती तो आर्यन की अनिद्रा इंसोम्निया और भी गंभीर हो जाती थी। लेकिन विक्रम ने तो कहा था कि वो लड़की सुधर गई है और अब आर्यन का साथ दे रही है। अभी जब डॉक्टर मोक्ष ने अवनी को देखा था तो वो खुद दंग रह गए थे। न केवल उसका हुलिया बदल गया था, बल्कि उसका स्वभाव भी पहले जैसा चिड़चिड़ा नहीं लग रहा था। जब अवनी ने आर्यन को परेशान नहीं किया तो फिर इस बार सम्मोहन नाकाम क्यों हुआ? इस वक्त आर्यन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखने लगे थे। उसके माथे की नसें उभर आई थीं और चेहरे पर बेतहाशा दर्द और बेचैनी थी। वो खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई खूंखार जानवर कैद हो। उसका खुद पर से खोता नियंत्रण और उसका विनाशकारी स्वभाव उसकी आत्मा को कुचल रहा था। आर्यन की हालत बिगड़ती देख डॉक्टर मोक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने घबराते हुए पूछा, मालिक, क्या आज कोई बात हुई है? अवनी ने अभी आपसे क्या कहा? आर्यन की बंद आंखें झटके से खुलीं। उसकी पुतलियां बर्फीली और डरावनी थीं। उसकी उस गहरी और भारी मौजूदगी ने डॉक्टर मोक्ष को आगे कुछ भी पूछने से रोक दिया। अगर आर्यन अपनी भावनाओं को लोगों के साथ साझा करने को तैयार होता तो उसकी बीमारी इतनी गंभीर कभी नहीं होती। उसकी मानसिक दीवारें बहुत ऊंची थीं। वो किसी को भी अपनी निजी दुनिया में आने की इजाजत नहीं देता था। एक मनोवैज्ञानिक चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर मरीज सहयोग न करे तो वो कुछ नहीं कर सकता। अवनी के बारे में सोचते हुए डॉक्टर मोक्ष के मन में कई सवाल थे।
आर्यन के शरीर में कोई कमी नहीं थी। उसकी बीमारी की जड़ें पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक थीं और ये लड़की यकीनन आर्यन के दिल की उस गिरह से जुड़ी हुई थी। वरना ये समझना बहुत मुश्किल था कि जो आर्यन औरतों को अपने पास तक नहीं फटकने देता था, वो इस साधारण सी लड़की के लिए इतना जुनूनी क्यों था। और डॉक्टर मोक्ष ने जो देखा था उसके मुताबिक अवनी पल भर में आर्यन के मूड को बना या बिगाड़ सकती थी। लेकिन उन्हें न तो आर्यन से कोई जवाब मिल सकता था और न ही अवनी से कोई जानकारी। अवनी का परिवार एंटरटेनमेंट बिजनेस में था। उसके चाचा अभी परिवार के मुखिया थे। लेकिन आर्यन के खानदान यानी सिंघानिया परिवार के सदियों पुराने इतिहास और रुतबे के सामने अवनी का परिवार कुछ भी नहीं था। अवनी या उसके परिवार का आर्यन जैसे शख्स से कोई संबंध होना लगभग नामुमकिन था, जो दुनिया के सबसे ताकतवर परिवारों पर राज करता था। सिंघानिया परिवार के वारिस का अवनी की तरफ ये झुकाव किसी अनसुलझी पहेली जैसा था। दूसरे दिन की सुबह अवनी गहरी नींद से जागी। बिस्तर से उठते ही उसके मन में आज के श्रृंगार को लेकर विचार आने लगे। हालांकि उसके पिछले डरावने हुलिये की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, लेकिन वो हुलिया उसका सुरक्षा कवच भी था। उसने अवनी को कई मुसीबतों से बचाया था। उसे डर था कि अगर वो अपने असली रूप में कॉलेज गई तो वहां के लड़कों की लाइन लग जाएगी। कॉलेज के दिनों में अक्सर लड़कों को जल्दी आकर्षण हो जाता है। अगर किसी लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया और यह बात आर्यन तक पहुंच गई तो अवनी का खेल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा उसके लिए सबसे जरूरी था आर्यन को खुश रखना। चूंकि आर्यन को उसका पुराना अंदाज पसंद था, तो अवनी को उसे खुश रखने के लिए थोड़ी सी कुर्बानी देने में कोई बुराई नहीं लगी। पुनर्जन्म का ये मौका बहुत कीमती था। भले ही वो खुद को फिर से संवारना चाहती थी, पर वो जानती थी कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक बाहरी सुंदरता मायने नहीं रखती। अवनी ने फिर से वही रॉकस्टार वाला भारी मेकअप किया और सिर पर गहरे हरे रंग का चमकीला विग लगा लिया। जब अवनी नीचे पहुंची तो आर्यन वहां नहीं था, लेकिन नकुल फिर से वहां मौजूद था। नकुल किसी से बड़े जोश में बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर नजर डाली और अवनी को देखा, उसके मुंह की कॉफी फव्वारे की तरह बाहर निकल गई। वो चिल्लाया कि उसकी आंखें खराब हो गई हैं। अवनी ने उसे अनदेखा किया। उसके लिए ये प्रतिक्रिया अब नई नहीं थी। उसकी नजर कमरे में घूमी और उसने देखा कि वहां सिर्फ नकुल ही नहीं, बल्कि आर्यन का एक और खास दोस्त ऋषभ भी बैठा था। ऋषभ की चमकती आंखों ने अवनी को ऊपर से नीचे तक देखा। खासकर उसके हरे बालों पर उसकी नजर टिक गई। वो बुरी तरह हैरान था। उसने नकुल से पूछा कि क्या उसने उसे सुबह 5 बजे जिमखाना महल सिर्फ इसी सरप्राइज को देखने के लिए बुलाया था। उसने तंज कसा कि अवनी का स्टाइल दिन ब दिन और भी ज्यादा कलात्मक होता जा रहा है। नकुल ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी कि कल अवनी ने मेकअप नहीं किया था और वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ जोर से हंस पड़ा और बोला कि वो देख सकता है कि अवनी कितनी खूबसूरत है। उसने नकुल को चढ़ाते हुए कहा कि वो भी अपने लिए आर्यन जैसी पसंद वाली लड़की ढूंढ सकता है। नकुल के पास अब समझाने का कोई रास्ता नहीं था। वो बस बेबसी से अवनी को घूरता रहा। अवनी ने अपनी भौहें चढ़ाईं और कहा कि मेकअप करना दूसरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका है। नकुल ने तंज कसते हुए कहा कि वो वाकई बहुत सम्मान दे रही है। तभी ऊपर से सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। आर्यन आ रहा था। उसने नीचे झांका और जब उसकी नजर अवनी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई। आर्यन वाकई दुनिया का सबसे मजबूत इंसान था, जो उसे इस हाल में देखकर भी विचलित नहीं हुआ। अवनी यह नहीं भूली थी कि आर्यन को खुश करना और उसका भरोसा जीतना कितना जरूरी है। इसलिए वो खुशी से उछलती हुई आर्यन के पास गई और तारीफ बटोरने के लिए पूछने लगी कि क्या वो आज अच्छी लग रही है। उसे लगा कि आर्यन की अनोखी पसंद के हिसाब से उसका ये रूप उसे जरूर पसंद आएगा। आर्यन ने अपने सामने उन चमकती आंखों को देखा जो तारीफ की उम्मीद कर रही थीं। अवनी के जाने की बात से वो पूरी रात उदास था, लेकिन उसका ये उत्साह देखकर उसका मन थोड़ा शांत हो गया और उसने हाँ में जवाब दिया। अवनी फूले नहीं समाई। उसे लगा कि वो सही दिशा में जा रही है। नकुल से ये सब और देखा नहीं जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आर्यन का ज़मीर उसे ऐसा झूठ बोलते वक्त कचोटता क्यों नहीं है। अवनी और आर्यन को इस तरह साथ देख ऋषभ थोड़ा हैरान था। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और गहरी सोच में डूब गया। अध्याय 17। मुझे दोबारा देखो। कुछ ही देर में नौकरों ने नाश्ता परोस दिया। चारों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नाश्ता शुरू किया। अवनी ने अपने बगल में बैठे आर्यन को देखा और फिर सामने बैठे नकुल और ऋषभ की ओर नजर घुमाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इन 3 दिग्गजों के साथ एक ही मेज पर बैठकर नाश्ता कर रही है। भविष्य में ये तीनों ही बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति बनने वाले थे। आर्यन के बारे में तो कहना ही क्या, पूरे सिंघानिया खानदान की बागडोर उसके हाथ में होने वाली थी। रही बात नकुल की, तो भले ही वो अभी थोड़ा लापरवाह और शक्तिहीन दिखता हो, पर असल में वो एक बहुत बड़े राजनीतिक घराने से था।
उसके दादाजी देश के बड़े सेनापतियों में से एक थे। आज से 7 साल बाद नकुल राजनीति की दुनिया का एक खौफनाक और ताकतवर नाम बनने वाला था। लेकिन चूंकि अवनी का परिवार एंटरटेनमेंट बिजनेस में था, इसलिए उसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी ऋषभ में थी। ऋषभ ने शायद अवनी की नजरों को महसूस कर लिया था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी नशीली आंखों से अवनी को देखते हुए पूछा, क्यों नन्ही अवनी, क्या तुम्हें मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? ओ तेरी, इसने तो मुझे एक ही बार में पकड़ लिया। अवनी ने सोचा, ये आदमी किसी चालक लोमड़ी जैसा है, तभी तो देश की हर लड़की इसके पीछे पागल है। ऑटोग्राफ? बेशक मुझे चाहिए। ऋषभ भविष्य में विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने वाला है। इस देश का पहला ऐसा सितारा जिसके पास वो बड़ा इंटरनेशनल अवार्ड होगा। अगर मैं आज इसका ऑटोग्राफ ले लूं तो भविष्य में इसे बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अभी भी ऋषभ के पास ढेरों अवार्ड्स थे और वो एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। आलम यह था कि जिस टेलीफोन बूथ पर उसकी फोटो लगी होती, वहां लड़कियों की भीड़ लग जाती थी। लेकिन आर्यन जैसे पॉजिटिव इंसान के रहते अवनी ने मन ही मन अपना सिर झटक दिया। किसी दूसरे मर्द का ऑटोग्राफ रखने की हिम्मत मुझमें कहां? जब तक जिंदा रहने का मन है तब तक ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं। अवनी को आर्यन की तरफ देखकर अपना मन मारते हुए देख ऋषभ हंस पड़ा और बोला, अवनी वाकई बहुत मासूम है। अवनी, बस कीजिए सुपरस्टार साहब, मुझे और मत छेड़िए, वरना आपके दोस्त के सिर पर गुस्से के जो बादल बन रहे हैं वो मुझ पर ही फटेंगे। नकुल ने ऋषभ को चिढ़ाते हुए कहा, ऋषभ, तेरा टेस्ट इतना गिर गया है क्या? तू अब अवनी जैसी लड़की को छेड़ रहा है? ऋषभ ने फूलदान में रखे गुलाब की पंखुड़ियों को सहलाते हुए बड़ी नजाकत से कहा, दुनिया की हर लड़की एक फूल की तरह है, उन सबका सम्मान और उनसे प्यार करना चाहिए। ऋषभ की ये बात सीधे अवनी के दिल में उतर गई। अवनी ने तुरंत नकुल को घूरा और कहा, सुना तुमने? कुछ सीखो इनसे, तुम जैसे कुंवारे लड़के कभी नहीं सुधर सकते। नकुल भड़क गया, क्या? तुमने मुझे कुंवारा बोला? तुम खुद क्या हो? अवनी ने तुरंत अपने बगल में बैठे आर्यन की ओर झुकाव किया और लाड़ से बोली, डार्लिंग, देखो ना, नकुल मुझे सिंगल बोल रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या ये हमारे ब्रेकअप की बद्दुआ दे रहा है? आर्यन के कानों में जब अवनी ने डार्लिंग शब्द कहा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके जख्मी दिमाग को किसी ने मरहम लगा दिया हो। लेकिन जैसे ही उसने वाक्य का अंत सुना, उसने नकुल को इतनी ठंडी नजरों से देखा कि नकुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नकुल डर के मारे दुबक गया, आर्यन भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। अवनी, तुम बहुत बड़ी चालबाज हो। ऋषभ ने आर्यन की ओर देखा, जो अभी भी अवनी के उस अजीब मेकअप और हरे विग वाले चेहरे को देख रहा था। ऋषभ ने धीरे से कहा, दोस्त, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा और ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ये छोटी सी अवनी पूरी तरह से बदल गई है। आर्यन ने अवनी को देखा। बदल गई है? उसमें बस एक ही बदलाव आया है, वो अब थोड़ी समझदार हो गई है और उसने मुझसे भागने के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। जैसे ही आर्यन की आंखों में अंधेरा छाने लगा, ऋषभ ने शरारत से पूछा, जब तुम्हें पता है कि इसके पीछे उसका कोई मकसद है तो तुम उसकी बातें क्यों मान रहे हो? ये तो तुम्हारे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। तभी अवनी खड़ी हुई, मेरा नाश्ता हो गया, अब मैं कॉलेज जा रही हूं। उसने अपना बैग और सामान उठाया और आर्यन को हाथ हिलाकर बाय कहा। जाने से ठीक पहले वो वापस आर्यन के पास दौड़कर आई, उसके गले में हाथ डाला और उसके होठों पर एक हल्का सा किस करते हुए बोली, मुझे याद करना मत भूलना। अपनी बात कहकर वो उन तीनों हैरान मर्दों को वहीं छोड़कर खुशी खुशी वहां से निकल गई। काफी देर बाद आर्यन अपनी सीट पर आराम से फैला और अपने दोस्तों की तरफ बड़ी बेपरवाही से देखकर बोला, उसकी बातें इसलिए मान रहा हूं क्योंकि मुझे अब एहसास हुआ है कि मुझे कड़वे के बजाय मीठे फल ज्यादा पसंद आने लगे हैं। अध्याय 18, मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किंग हे हाई स्कूल। ये स्कूल अपनी बेहतरीन शिक्षा और ऊंचे रिजल्ट्स के लिए पूरे शहर में मशहूर था। अवनी 16 साल की उम्र में विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटी थी। उसने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, इसलिए तकनीकी रूप से वो इस स्कूल में दाखिले के काबिल नहीं थी। उसे दाखिला सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि उस समय उसके पिता ये होल्डिंग्स के चेयरमैन थे, जिसकी वजह से वो पिछले दरवाजे से अंदर आ पाई थी। वो पिछले 4 सालों से इसी स्कूल में थी, 16 से लेकर 20 साल की उम्र तक, लेकिन अब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो पाई थी। शुरुआत में उसकी पढ़ाई खराब होने की वजह उसका पहला प्यार था। उसका किशोर मन साहिल के लिए धड़कता था, जो दिखने में लंबा और हैंडसम था। अवनी अपना पूरा दिन उसे खुश करने के तरीके सोचने, उसे सैकड़ों प्रेम पत्र लिखने और कागज के खिलौने बनाने में बिताती थी। इन सब चक्करों में उसके ग्रेड्स गिरते गए। सूरज की सुबह की किरणें अवनी के हरे विग पर चमक रही थीं। वह स्कूल के गेट के सामने खड़ी थी और ऊपर लिखे बड़े बड़े अक्षरों
किंग हे हाई स्कूल को देख रही थी। उसने मन ही मन खुद से एक वादा किया, चाहे जो हो जाए, इस बार मुझे मेहनत से पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसने जाने पहचाने मगर फिर भी अनजाने से लगने वाले स्कूल परिसर में कदम रखा। रास्ते के दोनों ओर पुराने बड़े पेड़ों की कतारें थीं और हवा में ताजी घास की महक घुली थी। आगे लाल ईंटों वाली पुरानी इमारतें थीं, स्पीकर्स पर मधुर संगीत बज रहा था और छात्रों की टोलियां अपने बैग टांगे बातें करते हुए क्लास की ओर बढ़ रही थीं। पुनर्जन्म के इतने दिनों बाद आज पहली बार अवनी को लगा कि वो सच में जी रही है। नीले आसमान को देखकर उसकी आंखों में आंसू आने को थे। उसे आसपास के लोगों की अजीब नजरों और उनके फुसफुसाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिछली जिंदगी में उसने जो दर्द सहा था, उसके मुकाबले स्कूल की ये गॉसिप उसके लिए कुछ भी नहीं थी। ओ भाई, ये कौन है? इसे देखकर मैं तो डर के मारे पेड़ से टकराने वाला था। एक लड़का हैरान होकर अपना रास्ता बदलते हुए चिल्लाया। उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने तीखी आवाज में जवाब दिया, तुम इसे नहीं जानते? यह क्लास एफ की अवनी है। धत तेरी की, ये अवनी है? वाकई इसके बारे में सुनने से ज्यादा इसे अपनी आंखों से देखना डरावना है। एक दूसरी लड़की ने नफरत भरे लहजे में कहा, छोड़ो यार, भारी मेकअप और अजीब कपड़े तो अलग बात है, इसके ग्रेड्स भी बेहद घटिया हैं। 4 साल हो गए और अभी तक स्कूल खत्म नहीं हुआ। मैंने तो सुना है कि इसकी पर्सनल लाइफ भी काफी खराब है, हमेशा क्लास छोड़कर आवारागर्दी करती है। पता नहीं स्कूल ने इसे अभी तक निकाला क्यों नहीं। ये हमारे स्कूल के नाम पर धब्बा है। तभी एक छात्र ने बीच में टोकते हुए कहा, शायद वे इसे निकाल ही नहीं सकते। सुना है ये किसी बड़े अमीर खानदान से है। क्या ये पिछले दरवाजे से नहीं आई थी? उस लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे रहने भी दो। शालिनी ने बताया था कि अवनी के पिता ने पैसों का गबन किया था और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। उन पर कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है और वे लेनदारों के डर से भागते फिर रहे हैं। लगता है इसके दिन अब यहां गिनती के ही बचे हैं। मैंने सुना है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इसे बाहर करने का फैसला कर लिया है। आखिर आज स्कूल के बड़े अधिकारी निरीक्षण के लिए आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमारे स्कूल में ऐसी छात्रा पढ़ती है तो दशकों पुरानी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। आसपास खड़े कुछ छात्र खुश होने लगे। चलो, शुक्र है, आखिरकार हमें इस लड़की के साथ एक ही स्कूल में नहीं रहना पड़ेगा। अध्याय 17 है, आखिरी नंबर का रुतबा। अवनी क्लास एफ के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उन सारी गपशप को बड़े मजे से सुन रही थी जिन्हें वो अपनी यादों से मिटाना चाहती थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, पूरे कमरे में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन अगले ही पल डेस्क पीटने और सीटियां बजाने का शोर शुरू हो गया। हर कोई शोर मचाकर मजा लेना चाहता था। साफ शब्दों में कहें तो इन छात्रों के लिए अवनी बोरियत दूर करने वाला एक खिलौना थी और अवनी ने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया था। हाँ, वाह अवनी, तुम्हारे बाल तो एकदम कड़क हैं। हाँ, तुम्हारे उस पुराने वाले लुक से तो ये कहीं ज्यादा बेहतर हैं। लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए ठहाके लगा रहे थे, जबकि लड़कियां उसे नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थीं। इतना शोर क्यों हो रहा है? सबके सब चुप हो जाओ। क्या तुम लोगों को बेल की आवाज सुनाई नहीं दी? क्लास टीचर की गुस्से भरी आवाज दरवाजे से गूंजी। अवनी, फिर से तुम? क्या तुमने कभी खुद को आईने में देखा है? जल्दी अपनी सीट पर जाओ। क्लास टीचर ने अवनी के हरे विग को देखा तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उनका कलेजा मुंह को आ गया। वो उसे और डांटना चाहती थीं, लेकिन अचानक चुप होकर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गईं। उन्होंने सोचा कि वैसे भी ये छात्रा जल्द ही स्कूल छोड़ने वाली है, तो इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अवनी ने पूरी क्लास पर एक नजर डाली। उसे अपनी जगह याद करने की जरूरत नहीं थी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसे कहाँ बैठना है। चूंकि हर क्लास में सीटें रैंकिंग के हिसाब से तय होती थीं और वो हमेशा पीछे से पहले नंबर पर आती थी, इसलिए उसकी जगह आखिरी लाइन में थी। आखिरी लाइन में खिड़की वाली सीट पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कानों में ईयरफोन्स लगे थे और वो डेस्क पर सिर रखकर सो रहा था। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी फैशन मैगजीन के मॉडल जैसा दिख रहा था। ये शिवा था, किंग हे हाई स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। सिगरेट पीना, लड़ाई झगड़ा करना और क्लास छोड़ना, वो इन सब कामों में माहिर था। उसके ग्रेड्स भी बहुत खराब थे, लेकिन अपनी खूबसूरती और अमीर खानदान की वजह से वो पूरे स्कूल का चहेता था। अपने पास कदमों की आहट सुनकर शिवा ने चिढ़ते हुए अपनी आंखें खोलीं और चिल्लाया, दफा हो जाओ यहां से। क्लास के बाकी छात्र, खासकर लड़कियां, अवनी की इस बेइज्जती पर मन ही मन खुश हो रही थीं। लड़कियां कब से शिवा के सोते हुए चेहरे को निहार रही थीं, लेकिन इस बदसूरत औरत ने आकर सारा मजा किरकिरा कर दिया था। उन्हें इस बात से जलन थी कि अवनी जैसी लड़की को शिवा के साथ टेबल शेयर करने का मौका कैसे मिला। पुनर्जन्म से पहले अवनी भले ही बाहर से डरावना मेकअप करती थी,
लेकिन अंदर से वो एक सीधी सादी और दबी हुई लड़की थी। उसे खुद पर भरोसा नहीं था। पहले जब शिवा उसे इस तरह डांटता था तो वो चुपचाप कचरे के डिब्बे के पास वाली टूटी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती थी। लेकिन इस बार अवनी टस से मस नहीं हुई। उसने शिवा की तरफ देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ सुने चुपचाप उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई। लड़के का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें मरना है? मैंने कहा भागो यहां से। अवनी ने बड़े आराम से अपना स्कूल बैग टेबल के नीचे रखा, अपनी किताबें और पेंसिल बॉक्स निकाला और शिवा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरी रैंकिंग पीछे से नंबर 1 है और ये मेरी हक की जगह है। तुम होते कौन हो मुझे यहां से हटाने वाले? शिवा सन्न रह गया और पूरी क्लास के साथ साथ टीचर का चेहरा भी काला पड़ गया। 20 स्कूल से बाहर। जल्द ही पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या अवनी का दिमाग फिर गया है क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई शिवा को जवाब देने की? वो पक्का शिवा के करीब आने का बहाना ढूंढ रही है। आखिरकार ये एक अच्छा मौका जो है। धत, क्या उसने कभी खुद को आईने में देखा है? उसकी जैसी घटिया लड़की हमारे हैंडसम शिवा को लुभाने की कोशिश कैसे कर सकती है? युवा क्लास टीचर मिस लीना का चेहरा गुस्से के मारे काला पड़ गया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अवनी, तुम्हें जल्द ही स्कूल से निकाला जाने वाला है। तुम यहां फिर से हंगामा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि क्लास में आखिरी नंबर पर आना कोई गर्व की बात है? मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसी बेशर्म छात्रा को पढ़ाया है। टीचर की बातें सुनकर क्लास की सभी लड़कियां खुशी से झूम उठीं। हा, मैं तो भूल ही गई थी कि अवनी को निकाला जाने वाला है। तो खबर सच थी। ये तो बहुत शानदार है। देखते हैं अब वो अपनी अकड़ कैसे दिखाती है। मिस लीना शुरू में औपचारिक नोटिस आने तक उसे बर्दाश्त करने वाली थीं, लेकिन अब वो खुद को रोक नहीं पाईं और सबके सामने उसे सुनाने लगीं, जाकर आईने में अपनी सूरत देखो, हमेशा किसी चुड़ैल की तरह तैयार होकर आ जाती हो। तुम्हारे ग्रेड्स भी बेहद घटिया हैं, हमेशा क्लास में पीछे से टॉप करती हो। तुम्हारी वजह से क्लास F की साख मिट्टी में मिल गई है। तुम जैसे कचरे ने पूरी क्लास का स्तर गिरा दिया है और तुम्हें अपनी गलतियों पर कोई पछतावा भी नहीं है। तुम अभी के अभी यहां से बाहर निकल जाओ। अवनी को बाहर निकलता देखने के लिए लड़कियां बेताब थीं। उन्हें लग रहा था कि अवनी को उसकी गुस्ताखी की सजा मिल रही है। पूरी क्लास में शोर मचने लगा। बाहर जाओ, बाहर जाओ, जल्दी यहां से निकलो। छात्रों के मजाक और शोर के बीच अवनी बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसने ठंडी नजरों से पोडियम की ओर देखा और बोली, स्कूल से बाहर? मुझे हैरानी है कि मिस लीना को मुझे बाहर निकालने का अधिकार किसने दिया? अवनी की ये हिम्मत देखकर मिस लीना का चेहरा बिगड़ गया और वो कड़क आवाज में बोलीं, स्कूल के सभी बड़े अधिकारियों ने सर्वसम्मति से तुम्हें निकालने का फैसला किया है। अवनी के चेहरे पर संदेह के भाव आए। वो जानती थी कि उसने कुछ छोटे मोटे स्कूल नियम तोड़े थे, जैसे मेकअप करना, यूनिफॉर्म न पहनना या क्लास छोड़ना, लेकिन स्कूल के नियमों के मुताबिक किसी को तभी निकाला जा सकता था जब उस पर 3 बड़े आरोप साबित हों। असल में उसे स्कूल से बाहर करने की साजिश मिस लीना ने ही रची थी। उन्होंने स्कूल लीडर्स के सामने अवनी की छवि खराब की थी। आमतौर पर एक टीचर किसी छात्रा की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, लेकिन अवनी ने गलती से मिस लीना को एक शादीशुदा स्कूल अधिकारी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। स्वाभाविक था कि मिस लीना अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए अवनी को रास्ते से हटाना चाहती थीं। पिछली जिंदगी में भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अवनी को रोजाना नीचा दिखाकर वो छात्रों का मनोरंजन करती थीं। तुम अब तक खड़ी क्यों हो? निकलो यहां से, मिस लीना ने क्लास से बाहर इशारा करते हुए कहा। अवनी ठंडी हंसी। ओह, तो बिना किसी आधिकारिक नोटिस के सिर्फ मिस लीना के कहने भर से मुझे निकाल दिया गया? क्या ये स्कूल आपके इशारों पर चलता है? मिस लीना ने मेज पर जोर से हाथ पटका और चिल्लाईं, अवनी, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या तुम एक टीचर से ऐसे बात करती हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? उन्होंने तिरस्कार भरी नजरों से अवनी को देखा और कहा, पर इसमें तुम्हारी क्या गलती? जैसे माता पिता वैसी बेटी। जिस बाप ने पैसों का गबन किया हो और जो कर्ज में डूबा हो, उसके परिवार से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मिस लीना ने सबके सामने अवनी के परिवार के निजी मामलों का मजाक उड़ाया। पूरी क्लास में फुसफुसाहट और नफरत भरी नजरें अवनी पर टिक गईं। अवनी बिना किसी भाव के अपनी जगह पर खड़ी रही, लेकिन उसके सबसे करीब बैठे शिवा ने देखा कि जैसे ही मिस लीना ने अवनी के पिता के बारे में बोला, अवनी की शांत आंखों में बर्फ की तरह एक खौफनाक ठंडक उतर आई। शिवा की भौहें तन गईं और उसके मन में एक शंका हुई, क्या ये उसका भ्रम था या वाकई अवनी इतनी खतरनाक दिख रही थी? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 11 से 20 तक की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या अवनी खुद को स्कूल से निकाले जाने से बचा पाएगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स और कमेंट्स आए तो मैं कल ही आपके लिए चैप्टर 21 से 30 लेकर आऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों का भी। बाय बाय, अलविदा।